हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग। यानी कि जब परिस्थितियां खराब होती जाती हैं तो जितना दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होगा, जितना मजबूत व्यक्ति होगा, वही आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी 3-4 साल से एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी है चाहे बैंकिंग है ना। आपके साथ में और भी आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन वो इन परिस्थितियों का, इन हालातों का सामना नहीं कर पाए। कईयों ने बीच में छोड़ दी, कईयों ने एक आधी सेटबैक से हार मान के बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी, और कई होंगे जो अभी तक कर रहे होंगे, जो आखिरी दम तक लड़ना चाहते होंगे कि अभी मेरी एज है, मेरे पास एज फैक्टर है और मेरे पास अभी चांसेस हैं, तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और हर दिन अपने आप को मोटिवेट करते होंगे कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं जितना अभी स्कोर हो सकता है, पिछली बार 5 नंबर से रहा, इस बार 4 नंबर से रह गया, या इस बार 2 मार्क्स से रह गया। ठीक है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, वही व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आप अकेले नहीं हैं जो निराशा से या असफलता से रूबरू हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बस आप कितना स्ट्रांग उस चीज को हराना चाहते हैं, ठीक है, उस परिस्थिति से आप जूझना चाहते हैं कितना मजबूती से, वही आपको आगे सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एकदम बस मजबूत करके, एकदम तैयार करके कि हाँ जी अब हमने करके ही रहना है ये साल, या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर बस गवर्नमेंट जॉब। ओके, ऑप्शन 2 है ही नहीं कुछ, तो आपको हासिल करनी ही करनी है। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, हुआ क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। इसमें क्या है, इसमें कुछ ड्रग्स लिस्टेड है, ठीक है, कुछ दवाइयाँ इसमें लिस्टेड हैं, कुछ ट्रीटमेंट इसमें लिस्टेड हैं, जिनके ऊपर कोई भी जो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, इम्पोर्ट टैक्स जो लगता है, जो हम अगर कोई चीज़ सामान बाहर से लेकर आते हैं, आयात करते हैं, या तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, उनको इस तरीके की एग्जेम्पशंस मिल रही हैं। ठीक है, क्यों मिल रही हैं? क्योंकि देखो रेयर डिजीज़ है, रेयर डिजीज़ है मतलब जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी उसकी दवाई बना रही हो या हर कंपनी उस डिजीज़ को ट्रीट कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि अभी उसका दवाई बनी ही ना हो, ठीक है, बनी ही नहीं हो कोई मेडिसिन, तो क्या होगा, वो हमें बाहर के किसी देश से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जहाँ पे कहीं पे अगर सपोज जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है, उस टाइम पे किसी को भी पता ही नहीं था इस वायरस के बारे में, एकदम नया वायरस था, सब लोग जद्दोजहद में लग गए। तो जिसने पहले बना ली, क्या उसने उस चीज़ के ऊपर बंद कर दिया बनाना? वो एक ऐसा टाइम था जब हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाह रहा था। तो वो उस टाइम पे ऐसा था कि अगर फाइजर ने सबसे पहले बना दी और वो बोलती कि नहीं जी अब मैं इसको पेटेंट करवा रहा हूँ, ये कोई और नहीं लेगा, तो क्या हमारी दुनिया इतनी जल्दी उस सदमे से उभर पाती, जो एकदम डिजास्टर सिचुएशन थी उससे उभर पाती? नहीं उभर पाती। हो सकता है आज भी, अभी भी है कोरोना, ऐसा नहीं कोई कह रहा कि चला गया पूरी तरीके से, लेकिन उस एक्सटेंट का जिस टाइम पे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जो एक्सटेंट थी, उस एक्सटेंट का अब नहीं है ना, बिकॉज हम सबको पता है वैक्सीन आ चुकी हैं, डोजेज आ चुकी हैं। तो अगर वो उस टाइम पे उसको पेटेंट करवा के अपने पास ही सेफ रख लेते कि नहीं हमने इसको किसी और को नहीं देना, तो हम इतनी जल्दी उस चीज़ से उभर नहीं पाते, और वो मोनोपोली जो है वो हमें खा जाती कि इतनी महंगी वैक्सीन, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा कोरोना वैक्सीन के लिए, नहीं, सरकारों ने सबने फ्री में दी है ना, सबने फ्री में लगवाई, तो उसके ऊपर पैसा की कमाई वो बहुत ज़्यादा कर सकते थे, है ना। गवर्नमेंट भी कर सकती थी कि नहीं ये फ्री में नहीं देंगे, हमने इतना पैसा उनको दिया है कंपनी वालों को, तो हम आपसे भी पैसा लेंगे, है ना। तो ये चीज़ ना हो। रेयर डिजीज़ क्या होती हैं जो बहुतायत में नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो हर व्यक्ति को या बहुतायत मात्रा में नहीं होती, मतलब हजारों लाखों में किसी एक व्यक्ति को होंगी, करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को, तो ये रेयर बीमारियां हैं, है ना। तो इनकी वैक्सीन भी फिर रेयर हैं, तो
बीमारी रेयर है तो वैक्सीन ऑब्वियसली रेयर होएगी। अब हो सकता है कि वो वैक्सीन हमारी कंट्री में या दवाई उसका ड्रग जो है वो हमारी कंट्री में बनता ही ना हो, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़े। अब जाहिर सी बात है रेयर बीमारी है, हो सकता है हिंदुस्तान में सिर्फ 4 लोगों को ये बीमारी है, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, सिर्फ 4 लोगों के लिए इंपोर्ट करेंगे, उतना अगर टैक्स उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है तो शायद उनकी टोटल मेडिकल एक्सपेंस से डबल टैक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी उससे डबल ट्रिपल हो जाएगी, है ना। और मेडिसिन की कॉस्ट फिर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि वो 4 लोग उसको अफोर्ड ही ना कर पाए। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कि हेल्थ जो है वो सबका अधिकार है, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये पास करा बिल कि सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हेल्थ जो है, हेल्थ राइट्स जो है। तो अगर एक तरफ हम बात इस तरीके की करें तो हम ऐसे ड्रग्स के ऊपर जो रेयर मेडिसिन, रेयर डिसीजेस के ऊपर है, या फिर कोई एकदम गंभीर जानलेवा कोई बीमारी है उसके ऊपर अगर कोई वैक्सीन हैं या दवाइयाँ हैं तो उनके ऊपर हम इतना टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। यही सरकार ने बोला, उनने कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी के अंडर में उनने दवाइयाँ डिजीजेज मेंशन करे, उन डिजीजेस की जो भी दवाइयाँ होंगी, जो भी इलाज होगा वो अगर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसके ऊपर कस्टम्स नहीं लगेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब इनमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज है एंड एंटी कैंसर ड्रग, इसमें वो सारी रेयर डिजीज हैं जो इस पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज के अंडर में शामिल की गई। और एंटी कैंसर ड्रग पेम्ब्रोलिजुमाब, ये एक ड्रग है जो कैंसर को ट्रीट करने में काम आती है, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। इनके ऊपर एग्जेम्पशंस लगा है कस्टम, बेसिक कस्टम ड्यूटीज का। इसके अलावा exemptions have already been provided to specified drugs for the treatment of spinal muscular atrophy and Duchenne muscular dystrophy। ये 2 बीमारियां भी हैं जिनको exemption मिल गया है। रेयर डिजीज जो है वो बहुत कम लोगों को होती हैं, है ना। और फिर जितना अब जो NPRD ने अनुमान लगाया कि कोई बच्चा है 10 kg का तो उसका एनुअल मेडिसिन का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा जो है किसी रेयर डिजीज का, वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ पर ईयर तक वेरी कर सकता है, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि 1 साल किया तो हो गया, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए लाइफ लॉन्ग आपको उसको ट्रीटमेंट पर ही रखना पड़े, ड्रग डोजेस देनी पड़े, है ना। तो फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी ड्रग डोज भी ज़्यादा होती जाएगी, ड्रग डोज ज़्यादा होती जाएगी तो उसका खर्चा भी बढ़ता जाएगा, ओके। ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट करी। तो जो ड्यूटी एग्जेम्पशन है उससे क्या होगा कि उससे ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशेंट्स की, मतलब पेशेंट्स की जान के नुकसान ना हो, उनकी उम्मीदें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, ठीक है। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। और जो ऑर्गेनाइजेशंस इसका प्रचार करती हैं उन्होंने भी इसका सपोर्ट करा है, ठीक है, कि रेयर डिजीज़ वाले पेशेंट्स की जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो उनने भी इस चीज़ का स्वागत करा और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि ऐसे पेशेंट्स की दवाइयों के ऊपर हम एग्जेम्पशन दें। और ये एक उनके लिए उम्मीद की किरण है, ठीक है, जो उन ट्रीटमेंट्स के लिए जो अदरवाइज बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही गंभीर ट्रीटमेंट होते हैं और इजीली अवेलेबल नहीं होते। हम यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो कई बार हमने देखा होगा ऐड आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और मैं नहीं पैसे जमा कर पा रहा इतना, है ना। आते हैं कई दफ़े ऐड, कोई फिल्म एक्टर प्रमोट कर रहे होते हैं, कई बार वो इंडिविजुअली किसी NGO के थ्रू अपनी हेल्प प्रेयर्स करते हैं। क्यों करते हैं ये लोग, आपको क्या लगता है क्यों करते होंगे? बिकॉज वो नहीं अफोर्ड कर पाते। कहीं हमें लगता है कि ये पैसे कमाने का उनका जरिया है ना, कई बार हम लोग उसको एकदम साइड कर देते हैं। बट एक्चुअल में कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके खर्चे, जिनके इलाज बहुत महंगे हैं और आम इंसान, हम आप जैसे आम जनता इन बीमारियों को नहीं अफोर्ड कर सकते। इनफैक्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी इतना एक्सपेंसिव है कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। ये तो शुक्र है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट है कई हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों की भी जीने की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि हो सकता है कि हम लोग भी इस ट्रीटमेंट को अवेल कर सकें। अब जो रेयर डिजीजेस हैं उनको हमने डिफाइंड कैसे किया हुआ है? डिफाइन ऐसे किया है कि कितना इनफ्रीक्वेंट है ना, कितना वो कम तौर पे होती है और नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं। यानी कि एस्टिमेटेड 7 से 8 हज़ार ऐसी कंडीशंस हैं जिनको रेयर डिजीज़ माना गया है, ठीक है। उनमें से 450 जो हैं वो इंडियन हॉस्पिटल से रिपोर्ट की गई हैं, यानी कि इंडिया में उनमें से 450 कंडीशंस जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और जो नंबर है इन रेयर डिजीज़ का इंडिया में वो है 100 मिलियन के आसपास का,
ठीक है। एस्टिमेट किया गया कि 100 मिलियन लोग इन 450 जैसी रेयर डिजीजेस से ग्रसित हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एक वेयरवुल्फ मैन है, मतलब वो असल में वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन उनके शरीर पे सब जगह इतने बाल उगते हैं कि उनको वेयरवुल्फ लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है। अब आप बताइए कि इस कंडीशन का इलाज कितना एक्सपेंसिव होगा। अगर वो अफोर्ड कर पाते तो क्या अपने बच्चे को इस चीज़ से बचा नहीं लेते, लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे अफोर्ड। हालांकि ये इतनी हो सकता है जानलेवा ना हो, कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो बहुत जानलेवा होंगी। कई बच्चों का होता है स्पाइन जो है वो एकदम से ज़्यादा कर्व लेने लग पड़ता है, तो वो लोग फिर खड़े नहीं हो सकते, उठ नहीं सकते, है ना। तो ये उनका पर्पस था कि वो इसको सॉल्व करें, और जो हेल्थ केयर हर किसी का अधिकार है उस चीज़ के ऊपर खरे उतरने के लिए उन्होंने टैक्सेस में कटौती कर दी, कि कमी कर दी, एग्जेम्पशन दे दिया उनको, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी अनाउंस्ड बाय सेंटर। बोल रहे हैं कि सरकार ने जो फुल एग्जेम्पशन दे दिया बेसिक कस्टम ड्यूटीज से, उसका मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण यही था कि रेयर डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट हो उसको वो सहायता करें, है ना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है कॉस्ट उनकी, तो फिर इतने एक्सपेंसिव हर कोई इंसान व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसा तो नहीं कि रेयर डिजीजें तो सिर्फ अमीरों को होगी, गरीबों को नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई कंडीशन हो जो अमीरों में पाई नहीं जाती हो, गरीब बेचारों में जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं ढंग से मिलती, उनमें वो कमी में पाई जा रही हो, है ना। तो उसका ट्रीटमेंट तो इतना एक्सपेंसिव होगा कि वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे वो कैसे उसका अफोर्ड कर पाएंगे ट्रीटमेंट। पहला ऑप्शन है टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमन डिजीजेस, की जो भी कॉमन डिजीज हैं उनके ड्रग का प्रोडक्शन ताकि ज़्यादा हो, इसलिए हम जो रेयर डिजीजेस वाले ड्रग्स हैं वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे, तुम उनका बनाना रहने दो, उनको बाहर की कंट्रीज़ को बनाने दो, हम उनको इम्पोर्ट कर लेंगे, टैक्स तो है नहीं उसके ऊपर, तुम जो कॉमन डिजीज वाले ड्रग हैं वही बनाओ। ऐसा तो नहीं है ना उनकी मंशा, ठीक है, तो ये तो गलत है। टू प्रोवाइड अ फुल एग्जेम्पशन फॉर ऑल इम्पोर्टेड गुड्स, कि सारे जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, ये भी गलत है। खुद ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज जो अनाउंस की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग्स के लिए, उनका क्या पर्पस था, ठीक है। टू सपोर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड फूड, ठीक है, बिल्कुल, कि उनके लिए जो दवाइयाँ और जो स्पेशल तरीके के कुछ भी ट्रीटमेंट चाहिए उसको हेल्प करने के लिए उन्होंने किया। टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर फॉर ऑल पेशेंट्स, कि सभी पेशेंट्स के लिए ओवरऑल हेल्थ केयर की कॉस्ट कम हो जाए, तो सभी पेशेंट्स के लिए नहीं है, रेयर डिजीजेज और कैंसर के लिए है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is one of the challenges faced by patients with rare diseases in obtaining life-saving medicines? ठीक है, कि लाइफ सेविंग मेडिसिन को पाने के लिए, हासिल करने के लिए पेशेंट्स के ऊपर सबसे मुख्य जो चैलेंज है वो क्या फेस किया जाता है। तो यही फेस किया जाता है कि जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं वो बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, और वो उनको नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट। द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि उनके पास में ट्रीटमेंट के ज़्यादा ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि नहीं हो सकता है कैंसर का कीमोथेरेपी है तो उसके अलावा भी दूसरा कोई ऑप्शन बना नहीं है जो शॉर्ट कर सके, है ना। और कीमो ट्रीटमेंट काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा वो तोड़ देने वाला होता है। द प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, की इम्पोर्टेड ड्रग्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा हाई साइड पर है, बिल्कुल सही है ये। द स्कैर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स स्पेशलाइजिंग इन रेयर डिजीजेस, की जो रेयर डिजीजेस हैं उनके डॉक्टर्स जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जैसे होते हैं ना, गायनेकोलॉजिस्ट है वो महिलाओं की बीमारियों का इलाज करेंगे, पेडियाट्रिक्स हैं वो बच्चों के बीमारियों का इलाज करेंगे, ठीक है, फुट डॉक्टर है वो पैर की जो भी समस्या है उनका इलाज करेंगे, ऑर्थोपेडिक्स है बोन्स का देखेंगे। तो जो रेयर डिजीज है उनके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ही बहुत कम है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, बट इस पैसेज का ये कारण नहीं है। उसमें अगर डॉक्टर्स नहीं है तो डॉक्टर्स इंपोर्ट कर लें, दवाइयों को करने का क्या ज़रूरत है ना। तो वो मेडिसिन के ऊपर दिया गया है, तो क्यों दिया गया है, ताकि क्योंकि इम्पोर्टेड ड्रग्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिंग रेयर डिजीज ट्रीटमेंट, की गवर्नमेंट के पास में पॉलिसीज़ नहीं है कि वो रेयर डिजीज ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकें, उसी की तरफ उन्होंने पहल करी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी
the prohibitive cost of imported drugs is the correct answer. How many people in India are estimated to have some form of rare disease? 100 million. Option D is correct. Which of the following statements about the National Policy for Rare Diseases (NPRD) and the exemption from basic customs duty is correct? The basic customs duty exemption applies only to anti-cancer drugs. Pembrolizumab सिर्फ इसी ड्रग के ऊपर है? नहीं, वो एंटी कैंसर ड्रग प्लस रेयर डिजीजेस ड्रग के ऊपर है. द एग्जेम्पशन अप्लाइज टू ऑल ड्रग्स एंड फूड imported for treatment of rare diseases listed under NPRD. बिल्कुल सही. Exemptions have been provided only for treatment of spinal muscular atrophy. ये भी गलत है, सिर्फ spinal muscular atrophy के लिए नहीं दिया गया है. The government has not considered the affordability of healthcare in the context of rare diseases. कि सरकार ने उनकी जो कीमत है कि ये आम जनता कर पाएगी, ले पाएगी, अफोर्ड कर पाएगी, इसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है. तो ये भी गलत है. उन्होंने इसी बात का ध्यान देते हुए ये लिस्ट बनाई है और एग्जेम्पशन दिया है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is tone of the passage regarding the government's role addressing public welfare issues related to rare? उन्हें बड़ा ही इसका सराहना करी है कि बहुत अच्छा कदम उठाया है ना, बहुत सही चीज़ की है. लोग अब आम जनता जो है इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगी, है ना. रेयर डिजीजेस हालांकि होते कम है लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते, तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट करा है. तो क्या है उनका अप्रिशिएटिव, उन्होंने सराहा है इस कदम को. ठीक है. Which word is a synonym of infrequent? Infrequent, frequent का मतलब क्या होता है? काफ़ी आम तौर पर होने वाला. ठीक है. frequent मतलब हो गया. तो infrequent आ गया तो मतलब जो आम तौर पर नहीं होता, यानी कि बहुत कम होता है, यानी कि rare. So 6 का ऑप्शन A is correct. Prohibitive, prohibitive का मतलब है expensive, इतने एक्सपेंसिव कि आप उसको पा नहीं सकते. ठीक है. आपके लिए वो फिर चीज़ हासिल नहीं कर पाने लायक हो जाएगी कि आप इतनी एक्सपेंसिव है. जैसे अभी आप अगर सपोज करो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं तो इनिशियली आपकी जो भी सैलरी होगी वो इतनी ही होगी कि आप 5 से 7 लाख की गाड़ी ले सकें. आप 50 लाख की गाड़ी डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे, राइट, क्योंकि आपको ना तो गवर्नमेंट आपको बैंक्स लोन भी नहीं दे पाएंगे इतना बड़ा. दूसरा आप लेना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी आपको जॉब सेटल करनी है, गृहस्थी देखनी है, पेरेंट्स के कुछ सपने होंगे वो पूरे करना, हो सकता है कोई लोन हो वो पूरा करना हो. ठीक है. 50 लाख की 1 करोड़ की तो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, राइट. तो वो है कि आपके लिए वो 1 करोड़ क्या हो गया, वो प्रोहिबिटिव हो गया कि आप ले ही नहीं सकते, अफोर्ड, वो आपके बजट से बिल्कुल बाहर है. ठीक है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल, यानी कि आप उसको नहीं हासिल कर सकते. अनअटेनेबल. क्वेश्चन नंबर 8. विच वर्ड इज द एंटोनिम फॉर एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर लो. ठीक है. तो इसका एंटोनिम क्या होगा एग्जेम्पशन का? कि आपको हर एक चीज़ को इंक्लूड करना है. ठीक है. यानी कि आपको किसी नियम से आपको छूट दी गई है तो दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको उस नियम को फॉलो करना है, वो आपको ज़रूर उसको फॉलो करना है. ठीक है. तो ऑब्लिगेशन हो गया आपका. ऑप्शन बी ऑब्लिगेशन इज द करेक्ट आंसर. विच वर्ड इज एन एंटोनिम फॉर इनोवेटिव? इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? आविष्कारी, एकदम नया, न्यूनतम, है ना, नवीनतम, सॉरी न्यूनतम नहीं, नवीनतम और काफ़ी नया. इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, नया नहीं है कुछ भी, ट्रेडिशनल चलता आ रहा है. अभी जैसे अभी नया कंसेप्ट चला है कि शादियों में डिफरेंट कलर के ब्राइडल आउटफिट्स पहन रहे हैं, राइट. कोई वाइट पहन रहा है, कोई क्रीम कलर का, ग्रीन कलर का पहन रहा है. तो लेकिन हमारा ट्रेडिशन क्या चला रहा था? रेड पहनती थी ब्राइड्स. अब वाइट भी पहन रही हैं, है ना, ऑफ वाइट, सब चीज़ें सब चल रहा है. तो वो ये क्या है? इनोवेटिव है. और कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल क्या था? रेड. वो रेड हमारा कन्वेंशनल था, ट्रेडिशनल था. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल. Which idiom best represents the relief provided to patients and their families by the exemption from custom duties? कस्टम ड्यूटी से जो छूट दी गई वो पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को किस तरीके से प्रभावित करेगी, इसके लिए हम कौन सा इडियम बोल सकते हैं? तो उनके लिए तो एक उम्मीद की किरण है ना कि अब हमारे प्रियजन जिनको ये बीमारी है
वो हो सकता है कि इस बीमारी से निजात पा सके। निजात ना पा सके तो अगर उनकी लाइफ स्पैन डॉक्टर ने 5 ईयर्स बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल जी पाएंगे, हो सकता है 5 के बजाय वो 10 साल जी जाएं, है ना। तो उनके लिए तो ये उम्मीद की किरण है। तो अ रे ऑफ होप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। With maximum temperatures not really surging enough to cause yield losses in wheat, concerns over cereal inflation are slowly dash। ठीक है, जो wheat की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जितना चाहिए इतना होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे ना हमारे जो सीरियल्स के कंसर्न थे वो स्लोली क्या हो गए, कम हो गए, रिड्यूस हो गए। ठीक है, क्योंकि वीट और बाकी सीरियल्स के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना मेंटेन रहा, उससे हाई नहीं गया। ठीक है, खराब नहीं हुई, फसलें जली नहीं। दैट फॉलिंग ग्लोबल प्राइजेस हैव मेड इम्पोर्ट्स मोर डैश। और इसी के साथ में जो ग्लोबल प्राइजेस में गिरावट हुई, ठीक है, उससे क्या हुआ, इम्पोर्ट्स और ज़्यादा क्या हो गए, अफोर्डेबल हो गए। ठीक है, अब हम पा सकते हैं, उनको कर सकते हैं। शिकागो व्हीट फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग बिलो 260 पर टन। जो शिकागो व्हीट फ्यूचर्स हैं वो 260 पर टन से भी नीचे के डॉलर में 260 डॉलर पर टन से भी नीचे की कीमत पे दे रहे हैं, जो कि पहले पिछले साल में क्या था, अगेंस्ट द 500 प्लस $500 से भी ऊपर का था उसका रेट। ठीक है, तो अब आप सोचो आधे से भी कम कीमत हो गई अब उसकी, तो आपके लिए क्या है, अच्छी बात है ये। ठीक है, कि आधे से कम कीमत पे, क्योंकि आप $500 पे लेते प्रति टन पे, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ लगता, और फिर आपके पास हो सकता है $600 प्रति टन के हिसाब से पहुंचता। अब $260 प्रति टन से नीचे पे चल रहा है, टैक्स वगैरह लग के हो सकता है 300 350 पे हो जाए, फिर भी 600 से तो आधा ही है ना। तो हमारे लिए तो कितना बड़ी रिलीफ की बात है। एड्स टू रिलेटिव कंफर्ट, और इसने हमारे को और सुविधा कर दी। बट दिस इजंट सो इन मिल्क, लेकिन मिल्क के उत्पादन में ये चीज नहीं काम आ रही। वेयर अक्टूबर मार्च इज द फ्लश सीजन, जहाँ पे अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो सीजन होता है वो फ्लश सीजन होता है, यानी कि उस टाइम पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, व्हेन बफेलोज एंड काउज नॉर्मली प्रोड्यूस मोर, और इस टाइम पे गाय भैंसे जो ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं, ज्यादा दूध देते हैं। द डैश इज कन्वर्टेड इनटू स्किम्ड मिल्क, और जो भी इनका दूध है उसको हम क्या करते हैं, स्किम्ड मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर्स वगैरह में नहीं आते पैकेट्स में, तो उसको बोलते हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर्स, उसमें बनाते हैं। बटर निकालते हैं, उससे घी निकालते हैं डेयरीज के द्वारा। फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द लीन मंथ्स, और इसका यूज कब होता है, जब लीन मंथ अप्रैल से सितंबर का टाइम होता है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है, मिल्क की, तो उस टाइम को बोलते हैं लीन मंथ्स, और उस टाइम पे इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। When heat stress and high humidity leads to lower production by animal, और ये क्यों होता है, लीन मंथ क्यों कहा जाता है, इस टाइम पे क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से एनिमल प्रोडक्शन जो है, एनिमल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, द करेंट फ्लश सीजन हैज हाउएवर सीन डेयरीज स्ट्रगलिंग टू डैश मिल्क इवन फॉर मीटिंग विंटर एंड स्प्रिंग टाइम डिमांड। लेकिन इस साल का जो फ्लश सीजन था, इसमें डेयरीज को मिल्क का इतना भी उत्पादन नहीं कर पाया वो कि इस साल के विंटर और स्प्रिंग डिमांड को भी पूरा कर सके। यानी कि जो हमने बात करी कि अक्टूबर से मार्च तक का जो टाइम होता है फ्लश सीजन का, वो उसकी डिमांड ही नहीं पूरी कर पा रहे, तो हम आगे लीन टाइम के लिए तो हम सेव कर ही नहीं पाएंगे। एंड दे आर एंटरिंग द समर when demand for curd, लस्सी, आइसक्रीम एंड अदर प्रोडक्ट शूट्स अप। और अब हम स्प्रिंग टाइम की और विंटर की तो डिमांड पूरी नहीं हुई, और अब हम गर्मियों में आ गए जहाँ पे लस्सी, दही, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। विद हार्डली एनी SMP और फैट स्टॉक्स, और अब हमारे पास स्किम्ड मिल्क पाउडर या फिर फैट के स्टॉक्स बिल्कुल जीरो के बराबर होते जा रहे हैं, मतलब बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, दिस इज डैश इन द केस ऑफ वीट, और ये जो है वीट वगैरह के केस में तो नहीं है, वीट में तो हमारे को बहुतायत मात्रा में मिला। ठीक है, तो अब हमने उसको तो स्टोर कर लिया, वो तो हमें काम आ जाएंगे।
वेयर न्यू क्रॉप्स विल स्टार्ट अराइविंग फ्रॉम मंथ एंड। और अब नई क्रॉप्स कब से आना शुरू हो जाएंगी, अगले महीने के एंड से हमें नई क्रॉप्स मिलना। अब आपको पता है अपर रीजन, हिली रीजन्स में कटाई शुरू होने वाली है। हालांकि बारिश थोड़ा काम खराब कर रही है, फसलें खराब कर रही है, बट कटाई शुरू होने वाली है, ठीक है, तो हमें नई फसल मिल जाएगी। लेकिन हम दूध की कमी का क्या करें, जो दही, लस्सी, स्किम मिल्क पाउडर, ये सब चीज़ें जो हम नहीं इस बार कर पाए, उसका क्या करें, है ना। तो ये एक आर्टिकल था। अब चलते हैं, देखो टेम्परेचर्स की सर्जिंग जो नहीं हुई ज़्यादा, उस वजह से वीट का जो है यील्ड अच्छा रहा। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे सीरियल की इन्फ्लेशन की जो चिंता थी वो क्या हुई, धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। एस्केलेटिंग मतलब बढ़ाना, एग्रेवेटिंग मतलब भी एकदम खराब स्थिति में हो जाना। कंपाउंडिंग मतलब एकदम वर्स हो जाना। और अबेटिंग मतलब रिड्यूस होना, कम होना। तो यहाँ पे अबेट ही हो रही है, स्लोली रिड्यूस हो रही है, तो ऑप्शन डी अबेटिंग इज करेक्ट। द फॉलोइंग ग्लोबल प्राइजेस हैव मेड इम्पोर्ट्स मोर डैश। अब जो ग्लोबल प्राइजेस भी गिर गए, इसी दौरान ग्लोबल प्राइजेस भी गिर गए, तो अब हमारे लिए इम्पोर्ट्स क्या हो गए, ज्यादा फर्टाइल हो गए, उपजाऊ हो गए, नहीं उपजाऊ नहीं हुए, इनफर्टाइल हो गए, यानी कि गैर उपजाऊ, मतलब अब उपज नहीं हो सकती, ये भी नहीं है। फेस्टिव मतलब सेलिब्रेटरी हो गए, कि अब हम इसका जश्न मना रहे हैं, नहीं। फीजिबल हो गए, यानी कि आसान हो गया, अब हम इनको आसानी से आयात कर सकते हैं। द डैश इज कन्वर्टेड इनटू स्किम्ड मिल्क पाउडर। अब स्किम्ड मिल्क पाउडर को में किस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर आपके घर में गाय या भैंस कुछ है, वो दिन का 3 kg दूध दे रही है, ठीक है, तो आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको 1.5 kg तो चाहिए ही चाहिए होगा मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 1.5 kg बचा, आप उसी का तो कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे ना, कि या तो दूध जमा लिया, घी बना लिया, या कुछ और कर लिया, दही जमा लिया, है ना, कुछ और कर लिया, तो वो एक्स्ट्रा का ही जो आपका बेसिक यूज के लिए चाहिए, उससे एक्स्ट्रा, यानी कि उसका सरप्लस। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल, अगर आपके पास दूध की कमी होगी पहले ही, तो आप थोड़ी उसका स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने वाले हैं। स्कैरसिटी भी कमी होता है, सरप्लस मतलब बहुतायत होगी, आपकी जरूरत से अगर ज्यादा है चीज, तो आप उसको, आपके पास पैसा 5,000 है, तो आपका रेंट, बिजली का बिल, ये सब में चला गया। लेकिन 25,000 है, तो आप 5,000 अपना रेंट वगैरह निकाल सकते हैं, 5,000 अपना खाने पीने का रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, और बाकी 15,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। तो सरप्लस है तभी आप कर सकते हैं, अगर कमी है तो आप कैसे करेंगे, राइट। सो ऑप्शन सी सरप्लस इज करेक्ट। सरमाइज का मतलब रह गया, सरमाइज का मतलब होता है कि किसी चीज का अनुमान या गैस लगाना बिना किसी प्रॉपर सबूत के, कि जैसे आपका रूममेट है, वो बाहर घूमने चला गया अपना मूड फ्रेश करने, बस आपने गैस लगा ली कि गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सरमाइज। वो आपका विचार है, आपने ऐसे ही अनुमान लगा लिया कि वो गर्लफ्रेंड से मिलने, जब भी उसका हो सकता है मूड खराब हो, वो अपना मूड बस फ्रेश करने या बाहर एक्सरसाइज करने गया हो, कुछ भी, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा। The current flush season has however seen dairies struggling to dash milk, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, कि वो इतना भी उत्पादन नहीं कर पा रहे मिल्क का, कि हम विंटर और स्प्रिंग टाइम को डिमांड पूरी कर सके। तो कंजर्व मतलब बचा के रखना, तो जब अभी की ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो बचा के तो हम रख नहीं सकते। हॉर्ड मतलब होता है कि किसी जगह पे इकट्ठा करना, बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेना किसी चीज को। प्रोक्योर करना मतलब परचेज या ऑब्टेन करना, यानी हासिल करना। तो हमारी जो डेयरीज हैं वो इतना स्ट्रगल कर रही हैं कि वो अभी के लिए भी मिल्क प्रोक्योर नहीं कर पा रही, यानी कि उत्पादन नहीं कर पा रही मिल्क का, ठीक है। डिस्पर्स मतलब होता है बांट देना, फैला देना, तो बांटना और फैलाना की तो बात ही नहीं आ रही। प्रोक्योर, ऑप्शन सी प्रोक्योर इज करेक्ट। दिस इज डैश इन केस ऑफ वीट, और जैसा कि वीट के केस में नहीं है, ठीक है, तो दिस इज अनलाइक, यानी कि जैसा कि नहीं है वीट के केस में, ऑप्शन ए अनलाइक इज करेक्ट। ओके, द हाइप एंड द आर्क लाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर ग्लैमरस डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप्स लाइक द इंडियन प्रीमियर लीग और द बिग बैश। बोल रहे हैं जो एकदम चकाचौंध भरी और चकाचौंध है, और जो एकदम
उत्साह है वो सब किसके लिए बचा के रख लिया गया है? वो बचा के रख लिया गया है T20 चैंपियनशिप्स जो होती हैं घरेलू, जैसे कि IPL या फिर बिग बैश, इनके लिए बचा के रख लिया है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हमने किसी चीज़ की बात करी है, तभी हम बोल रहे हैं कि जो चकाचौंध है उसको तो हमने चैंपियनशिप के लिए बचा लिया, ठीक है। बट सिंस दिस ईयर इज a year that features the ICC T20 World Cup later in Australia, teams need matches under their belt as part of the build-up। क्योंकि इस साल में बट से स्टार्ट होगा तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस साल में ICC T20 वर्ल्ड कप भी होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो टीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सके। देखो जैसे, अच्छा ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हम लोग बोलते हैं ना कि हम निराश हो गए, फलाना हो गए, ये हो गए। अब आपने कितने सारे प्लेयर्स देखे हैं, सचिन तेंदुलकर कितने बार नर्वस 90s का शिकार हुए, 90s की लाइन में आके कितनी बार वो आउट हुए, है ना। अगर वो उतनी बार आउट नहीं होते 90s में, 91, 92, 93, 99 तक, तो उनका शायद सेंचुरीज का सबसे इतना बड़ा रिकॉर्ड होता जो कोई तोड़ ही नहीं पाता, मैच ही नहीं होता कोई भी। लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को क्या करते थे, ओवरकम करते थे, राइट। उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। तो आप लोग भी प्लीज़ किसी भी तरीके की निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ओके। तो हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि वो जितने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे उतनी उनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, प्रैक्टिस होगी, उतना ही उनको पता चल पाएगा कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मैचेस खिलाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेलिंग 0-2 आफ्टर द फर्स्ट 2 एनकाउंटर्स, यानी कि 0/2 की बढ़त थी, ठीक है। मतलब उससे पहले उनके पास 0/2 की बढ़त थी पहले 2 मैचेस के बाद में। इंडिया डिड वेल टू विन द नेक्स्ट 2 एंड ड्रॉ लेवल बिफोर रेन्स थ्रू अ डैम्प कर्टेन इन द लास्ट फिक्चर एट बेंगलुरु, जस्ट 3.3 ओवर्स बीइंग बॉल्ड। तो इंडिया ने फिर उसके बाद बढ़त बना ली। अब ये किसी मैच का जिक्र हो रहा है, कोई सीरीज का जिक्र हो रहा है जिसमें जो दूसरी कंट्री थी, ऑपोजिशन थी, उनके पास में पहले ही 0-2 की बढ़त थी, यानी कि वो 2 मैचेस जीत चुके थे। उसके बाद इंडिया ने कम बैक करा और अगले दोनों मैचेस उसने जीते। और उसके बाद क्या हुआ, बारिशों की वजह से जो फर्दर मैच था, हो सकता है 5 मैच की सीरीज हो, ठीक है, तो 2-2 बराबर हो गए। और जो 5वां मैच था वो निरस्त हो गया, सिर्फ 3.3 ओवर उसमें खेले गए थे। बेंगलुरु में था ये लास्ट मैच और इसमें बारिश की वजह से रद्द हो गया। Bilateral T20 internationals are often deemed an afterthought added as an appendage to tests and ODIs। बोल रहे हैं कि जो द्विपक्षीय यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में T20 इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स खेली जाती हैं, वो एक ये कि यार टेस्ट मैच भी हो गया, वनडे भी हो गया, अब कुछ और कर लेते हैं, ठीक है, एक T20 रख लेते हैं सीरीज, ठीक है। यानी कि वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं, वो वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो जो द्विपक्षीय T20 मैचेस होते हैं उनको इस तरीके से देखा जाता है कि वो टेस्ट और ODI के बाद में अगर जगह बची या फिर उनको ओवरकम करने के लिए वो सीरीज करा देते हैं। द रिसेंटली कंक्लूडेड T20 सीरीज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फिट्स इनटू दिस टेम्पलेट even if the climax under whimsical Bengaluru skies ensured a stalemate at 2-2। बोल रहे हैं जो रिसेंटली T20 सीरीज हुई साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, पता चल गया हमें किन के मैचेस की बात हो रही थी, ठीक है। अब ये कितने मैचेस की थी, 5 मैचेस की थी। और इसका अंत क्या हुआ, अंत ये हुआ कि 2-2 की बराबरी पे बंद हो गई, क्योंकि 5वां मैच क्या हो गया, निरस्त हो गया बारिश की वजह से, ठीक है। अब देखो ये बायलैटरल T20s का जिक्र किया तो ये एस जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक हमने स्टार्ट करा है कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, T20s के बारे में बात करने जा रहे हैं कि द्विपक्षीय T20s जो होते हैं वो सेकेंडरी आपका ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ज़्यादा हाइप किसको दी जाती है, ग्लैमरस T20 जो डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप जैसे कि IPL या बिग बैश है उसको, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन इस साल T20 भी है, ICC T20 वर्ल्ड कप भी है, इसलिए जो टीम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा T20 मैचेस खेलना चाहती हैं, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और इसी कड़ी में क्या है, जो रीसेंट T20 खेला गया इंडिया और अफ्रीका के बीच में, वो इसी कड़ी का हिस्सा था जिसमें 2-2 की बराबरी पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेटमेंट।
और फिफ्थ स्टेटमेंट हो गया हमारा आर, कि पहले उनके पास में 0-2 की बढ़त थी, फिर इंडिया ने बराबरी करी और फिर लास्ट वाला जो है निरस्त हो गया बारिश की वजह से। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट होता है एस, इसके बाद पी। तो एस से स्टार्ट होने वाला एक ही है यहाँ पे, बी ही है यहाँ पे, फिर उसके बाद एस पी हमारा, फिर आता है क्यू, फिर उसके बाद है टी एंड आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज अ गुड न्यूज़, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की खबर है। पर क्या, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। डिस्पाइट कंसर्न्स द एसेट क्वालिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज़ कंटिन्यूड टू इम्प्रूव। बोल रहे हैं कि चिंता के बावजूद भी जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की एसेट क्या होते हैं, जो आपके आमदनी का हिस्सा होते हैं, जो आपके लिए एक, जैसे आपका घर है वो आपका एसेट है, आपकी किसी मुसीबत के टाइम पे आप उसको बेच के अपना हेल्प कर सकते हैं, राइट। आपके पास गोल्ड है, वो आपकी एसेट्स हैं, लेकिन वहीं आपके सर पे कोई लोन है तो वो आपकी लायबिलिटी है। ये बैंकिंग की टर्म्स हैं, कॉमर्स वाले इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर के एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है, एंड और अच्छे कंटिन्यू टू इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ऑफ, अच्छा ये डिस्पाइट कंसर्न की, कितनी भी चिंता के बावजूद जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, उसके एसेट्स इम्प्रूव करने हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, ओपनिंग स्टेटमेंट। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं of the banking system have declined from 7.4% in March 2021 to a 6-year low 5.9% in March 2022। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वो होते हैं जैसे आपने किसी को लोन दिया और उन्होंने 2-3 महीने वो लोन की किश्त ही नहीं भरी। लोन किश्तों पे दिया जाता है ना, कि आपने किश्तें भरनी होती है मंथली करके, 2-3 महीने वो आपने वो किश्तें नहीं भरी, तो उनको जैसे, या फिर 1 साल आपका था टर्म, आपने नहीं दे पाए, तो वो क्या नॉन परफॉर्मिंग लोन में आ गए, फिर बैंक से नोटिस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या हुए, कम हुए, डिक्लाइन हुए फ्रॉम 7.4% इन मार्च 2021, 7.4% थे मार्च के 2021 में, और 6 साल में पहली बार 5.9% हुए मार्च 2022 में। ठीक है, हो गया ये। तो ये इसकी इम्प्रूव जो हुआ एसेट्स, उसका हिस्सा हो सकता है, सेकेंड स्टेटमेंट हो सकता है। वाइल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंटिन्यू टू बी मोर स्ट्रेस्ड देन प्राइवेट बैंक्स, फॉर द फॉर्मर बैड लोन स्टूड एट 7.6% ऑफ एडवांसेस। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो बैड लोन्स है वो 7.6% पर ही खड़े हैं। ठीक है, वाइल फॉर द लेटर द फिगर इज लोअर एट 3.7%, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो 3.7% पर रुक गए, यानी कि उनमें कमी आई है और इन दोनों का एवरेज क्या बन रहा है, 5.9%। द इम्प्रूवमेंट इज ब्रॉड बेस्ड, यानी कि हमें असल में इसका कारण नहीं पता क्यों अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है, इसके बहुत ज़्यादा विविधता है। ठीक है, वाइडर पर्सपेक्टिव है कि इस वजह से ये ठीक हुआ है। ठीक है, अलॉन्ग साइड बैंक्स हैव ऑल्सो विटनेस्ड एन इम्प्रूवमेंट इन देयर कैपिटल पोजिशन। ठीक है, विद द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो राइजिंग टू 16.7% एट द एंड ऑफ मार्च 2022। ठीक है, इसके साथ में बैंक्स की जो कैपिटल पोजीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है, जिसमें कि जो उनकी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है वो कितनी हो गई है, 16.7% हो गई है मार्च 2022 के अंत तक। ओके, तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमें पता चल गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा एस, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा चिंता का विषय है, चिंता वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा किया। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने बोला कि इसके साथ साथ में उनका क्या इम्प्रूव हुआ, कैपिटल पोजीशन भी इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फोर्थ स्टेटमेंट, और ये फर्स्ट जो हो जाएगी पी, कि ये सारी जो है ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए, तो ये क्या हो जाएगी फिफ्थ स्टेटमेंट, यानी कि QRSTP, ये हमारा बन रहा है QRSTP। Q से 2 स्टार्ट हो रहे हैं तो A और B तो गए, कट, निगलेक्ट, QRSTP, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ग्लोबल सर्वे बेस्ड परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स for the manufacturing sector for June posit an economy where industrial momentum is being weighed down by relentless price pressure. ग्लोबल कोई कंपनी है, उन्हें सर्वे करा जिसमें उन्हें परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के ऊपर सर्वे करा, जिसमें ये पाया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जून में क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है वो उसका जो मतलब इकोनॉमी ग्रोथ होनी चाहिए थी उनकी, लेकिन वो क्या नीचे की तरफ आ रही है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, चाहे कोई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग हो और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उस पे ऊपर भार पड़ा है, वो उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। कोविड-19 जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक सेकेंड वेव हैड बैडली डिस्टर्प्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोविड-19 की सेकेंड वेव ने भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत बुरी तरह प्रभावित करा। Two recent sets of macroeconomic data, the government's index of 8 core industries for May and S&P की दो बहुत recent डेटा सामने आए हैं, ठीक है, कि क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज और दूसरा है ग्लोबल सर्वे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट और ये हमारी होगी सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि ये दोनों पहले ये होगी उसके बाद में ये होगी। प्रोविजनल आउटपुट इन मे अक्रॉस द 8 कोर इंडस्ट्रीज स्पैनिंग कोल टू इलेक्ट्रिसिटी ग्रू बाय एन एवरेज 18.1%, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट है मई महीने में बेसिक 8 कोर इंडस्ट्रीज का, यानी कि जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे कोर, यानी कि बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, बढ़ा है, कितना, 18.1% से फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ इन 2021 व्हेन दी कोर आउटपुट ग्रोथ वाज लेड बाय डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन इन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ इंडेक्स। वो जो कोर आउटपुट है वो साल दर साल डबल होता गया, जिसमें कि रिफाइनरी प्रोडक्शन की प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन हुई, बढ़ोतरी हुई, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड कोल के बढ़ोतरी हुई, विच टुगेदर, और जो ये साथ में मिलके क्या करते हैं, 3/4 ऑफ इंडेक्स, यानी कि जो परचेजिंग मैनेजर वाला इंडेक्स है उसका 3/4 हिस्सा इनसे बनता है, इन तीनों चारों चीज़ों से बनता है। आउटपुट इम्प्रूव हुआ और ये 2021 के मुकाबले बढ़ा है, जबकि क्या हुआ था, कोविड-19 की सेकेंड वेव ने इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दिया था, यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ जो है टी, फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा, यानी कि RPSQT, RPSQT, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The victory of Gustavo Petro, a former guerrilla in Colombia's presidential election, is one of the most decisive shifts in South American country's modern history. जो गुस्टावो पेट्रो थे वो जीत के सामने आए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए कहाँ पे, साउथ अमेरिका की कोलंबिया में, ठीक है। वहाँ पे कौन जीते, गुस्टावो पेट्रो, जो कि फॉर्मर गुरिल्ला हैं। गुरिल्ला क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में माओइस्ट होते हैं या फिर और जो भी उपद्रवी तत्व होते हैं कि वो सरकार से अलग रहते हैं, सरकार उनकी बातें माने, उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स है, वो गुरिल्ला होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो गुस्टावो पेट्रो जो थे वो पहले एक गुरिल्ला रह चुके हैं और वो इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोलंबिया में जीते हैं, और इससे साबित होता है कि साउथ अमेरिका जो है उसमें उसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। एट वॉर विद लेफ्टिस्ट गुरिल्लाज फॉर डेकेड्स अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो, कोलंबिया हैड नेवर वोटेड अ लेफ्टिस्ट टू पावर इन पास्ट। बोले कि लेफ्टिस्ट के साथ में गुरिल्लाज का जो था वो गुरिल्लाज जो थे वो लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, उनके साथ में हमेशा से उनकी लड़ाई रही दशकों तक, ठीक है। लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ, वो लड़ाई बंद हो गई
और कोलंबिया में लेकिन कभी भी आज तक किसी भी लेफ्टिस्ट को पावर में नहीं लाया गया, यानी कि सत्तारूढ़ कभी भी कोई लेफ्टिस्ट पार्टी नहीं हुई। बट मिस्टर पेट्रो, आर्म्ड विद हिज प्रोमिसेस ऑफ ओवरहॉलिंग द कंट्रीज इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ब्रोक इनटू दिस फोर्ट एंड कैप्चर्ड पावर। लेकिन मिस्टर पेट्रो, जिन्होंने अपने आप को हथियारबद्ध किया था किस चीज़ से, इस वादे के साथ में कि कंट्री की इकोनॉमी को सुधारेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, गवर्नेंस को सुधारेंगे, उन्होंने ये जो किला था जो अभी तक फतेह नहीं किया गया था किसी भी लेफ्टिस्ट द्वारा, उसके ऊपर अपना फतेह परचम लहरा दिया, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया। He won 50.4 votes in Sunday's election against his rival Rodolfo Hernandez 47.3, यानी कि इनके जो ऑपोजिशन वाले थे, जो इनके ऑपोजिट में खड़े थे, उनको 47.3 वोट्स मिले और इनको 50.4% वोट्स मिले। Even when a wave of leftist victories was sweeping across South America in the early 2000s, it remained a fort of centrist and conservative politics. अभी हमने कोलंबिया की बात करी कि वहाँ पे इससे पहले कभी भी लेफ्टिस्ट का विक्ट्री नहीं हुई। तब भी जब पूरे साउथ अमेरिका में अलग अलग रीजन्स में 2000 के टाइम पे लेफ्टिस्ट पार्टीज जीत रही थी, यहाँ पे तब भी सेंट्रिस्ट और कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का ही राज था, ठीक है, कोलंबिया में। तो अब देखते हैं, सबसे पहला आ जाएगा द विक्ट्री ऑफ गुस्टावो से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट, कि मॉडर्न हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में आएगा जो लेफ्टिस्ट के साथ में वॉर में थे अभी तक, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी कि लेफ्टिस्ट के साथ में वॉर, गोरिल्लास के साथ में वॉर था और कोलंबिया में अभी तक ऐसा कभी भी विक्ट्री नहीं हुई, ठीक है, ये। फिर उसके बाद टी स्टेटमेंट आएगा कि इवन जब सब जगह लेफ्टिस्ट की वेव चल रही थी 2000 में, तब भी उनके साथ में वहाँ पे कोलंबिया में सिर्फ सेंट्रलिस्ट या कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी का राज था, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट हमारा। इसके बाद में आएगा कि मिस्टर पेट्रो जो है वो कैसे जीते। मिस्टर पेट्रो जो है, उनका प्रॉमिस था कि वो अच्छी गवर्नेंस लेकर आएंगे, इकोनॉमी को उभारेंगे, ठीक है, ये उनका जो है हथियार बना और इस वजह से उनने इस किले को भी हासिल कर लिया, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट। और एस जो होगा वो हमारा होगा फिफ्थ स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि PQTRS, ठीक है, ये ऑप्शंस रहेंगे PQTRS, option B is correct. The RBI had intervened aggressively in the forex market in 2020-2021 to keep the rupee from appreciating too much, and this had led to forex reserves increasing to 640 billion by September, ठीक है, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 640 बिलियन तक बढ़ चुके हैं सितंबर में, क्योंकि आरबीआई ने बहुत एग्रेसिवली इंटरवीन करा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 2020 और 21 में, ताकि रुपए की जो कीमत है उसको मेंटेन किया जा सके, वो ज़्यादा उसमें घटौती ना हो, ठीक है, कमी ना आ जाए कि डॉलर के मुकाबले रुपया और कमज़ोर हो गया और कमज़ोर हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर उन्हें ध्यान रखने के लिए उसके ऊपर पैनी नज़र बनाई हुई थी। The Indian currency had been quite safe until the third quarter of 2021 with copious FPI flows and improvement in trade balance lending its strength। वो रे इंडियन करेंसी जो है वो 2021 की तीसरी तिमाही से लेके अभी तक सेफ ही चल रही है, ठीक है, और इसमें FPI फ्लोज काफ़ी कोपियस रहे, यानी कि हेल्पफुल रहे, ठीक है, और जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस लेंडिंग है, उसको भी मजबूती मिली, ठीक है, वो भी इम्प्रूव हुआ। द रीसेंट हाइक इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इज फॉर एग्जाम्पल एम्ड एट कर्बिंग द राइजिंग गोल्ड इम्पोर्ट्स, यानी कि जो अभी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है गोल्ड के ऊपर, उसका मुख्य कारण क्या है कि गोल्ड का इम्पोर्ट जो बढ़ रहा है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, ठीक है, दस कंट्रोलिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सपोर्टिंग द रुपी, यानी कि जो भी हमारे अभी घटौती है उसको मेंटेन करा जाए, ठीक है, उसको बचाया जाए और रुपये को मदद मिले, ठीक है, पैसे रुपये को मदद मिले। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउएवर हैज़ इट्स वर्क कट आउट बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स विच आर करेंटली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं रुपये के डिप्रिसिएशन के लिए आर एक्सटर्नल, वो ज़्यादातर बाहरी हैं, तो रिजर्व बैंक इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अब देखो फॉरेन मार्केट अगर गिर गई
तो इंडिया इसमें क्या कर सकता है, आप फॉरेन मार्केट को तो जाके ऊपर नहीं कर सकते ना कि नहीं भाई आप अच्छा परफॉर्म करो, आप उनको नहीं बोल सकते, वो तो अपने आप गिर गई, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर है। या फिर रशिया और यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं तो इंडिया उनको समझाने जाएगा कि मत लड़ो तो वो बंद कर देंगे लड़ना, तो नहीं हो सकता ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। और उनकी लड़ाई से भी बहुत ज़्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ा है। द रुपीज शार्प डिप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर इंचिंग क्लोजर टू 80 लेवल is causing considerable consternation and policymakers are now embarking on fiscal actions to buttress the currency। बोल रहे हैं जो रुपये एकदम तेजी से गिरा है और जो अब क्लोजर टू 80 पहुंच गया, यानी कि $1 की कीमत 80 रुपये हो गई है, ठीक है, इज कॉजिंग कंसिडरेबल कॉन्स्टरनेशन, यानी कि वो चिंता का विषय बन गया है। और पॉलिसी मेकर्स को क्या हो रहा है, अब उनको ये सोचना पड़ रहा है कि वो नए क्या तरीके इम्बाक करें, लगाएं, ठीक है, कि उनको फिस्कल एक्शन लेने पड़ेंगे अब करेंसी को स्थिर बनाने के लिए, ठीक है, उसको स्मूथ चलाने के लिए उनको फिस्कल एक्शन यानी कि फिस्कल रेट्स चाहे वो बढ़ाएं घटाएं, कुछ भी पॉलिसी बनाएं, ठीक है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि रुपये एकदम से तेजी से गिरा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद में जो रीसेंट हाइक है इम्पोर्ट ड्यूटी पे, वो इसी का एक एक्शन प्लान है, ठीक है, किसका, जो आरबीआई को या पॉलिसी मेकर्स को रुपए को स्मूथ बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक हाउएवर जो भी वो कर रहा है, जो भी वो एक्शंस ले रहा है, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल जो है इसका फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल है, ठीक है, थर्ड हो गया। इसके बाद इंडियन करेंसी अभी तक सेफ चल रही थी, इतिहास बता दिया थोड़ा सा कि सेफ चल रही थी, सब कुछ ठीक था, ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। और आरबीआई जो है उसने अब काफ़ी तेज़ी से मुस्तैदी से फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करा है 2020 और 21 में, जिस वजह से उस दौरान जो है रुपये सही की दर पर बना रहा और हमने 640 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मेंटेन कर लिया, ठीक है, 5। तो इसमें है TR, ये दोनों में से ऑप्शन है TRS QP, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको पैसेज का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आया हो कंटेंट तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।